बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ को पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया आवश्यक क्यों होती है। इसी के साथ साथ हमने अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियों को और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को भी अच्छे से समझ लिया था। तो अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। विकल्प दिए हैं अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो यदि हम देखें यीस्ट में तो जनन की प्रक्रिया क्या होती है, मुकुलन के द्वारा होती है। इसके अलावा अमीबा और लेशमानिया किस तरह से जनन करते हैं, द्विखंडन के द्वारा। जबकि जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी, यीस्ट जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। विकल्प दिए हैं अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। किसका भाग है, नर जनन तंत्र का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। विकल्प है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और पराग कण। तो परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो देखिए लैंगिक जनन जो है वो अधिक विकसित प्राणियों के अंदर होती है। इस प्रक्रिया के अंदर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो क्या होगा, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इससे संततियों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये जो विभिन्नताएं होती है ये स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है। इसमें दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आने वाले युग्मकों का संलयन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, संततियों के गुणों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये जो विभिन्नताएं हैं ये किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसीलिए अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जो होता है वो अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो मानव के अंदर वृषण जो है क्या है, नर जनन तंत्र का भाग है। वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। इसके अलावा वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न होता है और ये जो हार्मोन होता है ये शुक्राणुओं के उत्पादन तथा लड़कों के अंदर यौवनारंभ के लक्षणों जैसे कि चेहरे पर बालों का उगना और आवाज का मोटा होना आदि को नियंत्रित करता है। यानी कि नर के जो लक्षण है उनको कौन नियंत्रित करता है, उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है। तो देखिए लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो है प्रत्येक मास जो होता है योनि से रक्त का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, ऋतुस्राव कहते हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि स्त्रियों के अंदर गर्भाशय जो है वो प्रत्येक मास गर्भ धारण हेतु तैयारी करता है। तो इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी हो जाएगी, मांसल और स्पंजी हो जाती है और यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है तो ये परत जो है धीरे धीरे झड़कर रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकलती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और उनके पोषण के लिए तैयारी करता है। परंतु यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होती है तो क्या होगा, गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होगी वो कैसी हो जाएगी, मांसल और स्पंजी हो जाती है और यदि निषेचन नहीं हो रहा है तो ये परत धीरे धीरे टूटने लगती है और योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं और इसकी अवधि जो होती है वो 2 से लेकर 8 दिनों तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ हमें छोटे छोटे हरी रंग की पत्तियां दिखाई देती है इसे क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। जबकि जो रंगीन पत्तियां, पंखुड़ियां हमें दिखाई दे रही है ये दल कहलाती है। इसके अलावा इसमें नर जननांग और मादा जननांग जो है वो भी पाए जाते हैं। तो नर जननांग को क्या कहते हैं हम, पुंकेसर कहते हैं। 2 भाग होते हैं इसके। ऊपर वाला जो भाग है परागकोश कहलाता है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है और ये एक तंतु के माध्यम से जुड़ा रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्त्री केसर की तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है और जो तंतुनुमा संरचना है नलिका के आकार की उसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे का जो भाग होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय
कहते हैं। तो ये हो गया पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो गर्भ धारण को रोकने के लिए, गर्भ निरोधन के लिए अलग अलग विधियां जो है वो काम में ली जाती है, जैसे कि यांत्रिक अवरोध पैदा करके, या फिर कोई रासायनिक अवरोध, या फिर शल्य चिकित्सा अवरोध के द्वारा गर्भ धारण को रोका जा सकता है। तो यदि हम बात करें यांत्रिक अवरोध की, तो इस विधि में क्या किया जाएगा, कुछ ऐसा प्रयास किया जाता है कि शुक्राणु जो है वो अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाए, और जब शुक्राणु अंड कोशिका के साथ में नहीं संलयित हो पाएंगे, वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और गर्भधारण भी नहीं होगा। तो इसके लिए शिशन को ढकने वाले या योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ महिलाओं में लूप अथवा कॉपर्टी जो है उसे भी गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे भी गर्भाधान को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रासायनिक अवरोध। तो रासायनिक अवरोध में क्या है कि कुछ विशेष दवाइयां जो है उनके द्वारा हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंड का मोचन नहीं हो पाता है और इसलिए निषेचन की कोई संभावना भी नहीं रहती है। अंडाशय से जो है वो अंड का मोचन ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया अवरोध। तो इस विधि में क्या किया जाएगा, पुरुषों की जो शुक्र वाहिकाएं हैं उन्हें अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। या फिर महिलाओं में देखें हम तो उनकी अंडवाहिनी जो फैलोपियन ट्यूब है उसे क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, अंड जो है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और गर्भधारण की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो ये अलग अलग युक्तियों के द्वारा जो है गर्भधारण को रोका जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो हमने पढ़ा था कि सामान्यतः जो एक कोशिक जीव होते हैं ये अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं, जबकि जो विकसित बहुकोशिक जीव हैं उनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि एक कोशिक जीवों में जनन की अलैंगिक विधियों के द्वारा जनन होता है, जिसके अंदर क्या होगा, एक ही जनक कोशिका जो है वो अन्य संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के जनन के लिए केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में क्या होगा, लैंगिक जनन होता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए क्या होती है, विशिष्ट कोशिकाएं और विशिष्ट अंग होते हैं, जिनकी शरीर के अंदर स्थिति भी निश्चित होती है। तो इस तरह से जो विकसित जीव हैं उनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, और जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन विधि के द्वारा जनन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, यदि जीव जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं होगी और धीरे धीरे क्या होगा, उस स्पीशीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जीव क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी समष्टि में वृद्धि करते हैं, तो जिससे क्या होगा, स्पीशीज का स्थायित्व बना रहता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि जनन के द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, स्पीशीज के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यदि मान लीजिए जीव जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब उस स्पीशीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जनन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। जनन की प्रक्रिया जो है किसी भी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए यदि माता जो है वो भी गर्भधारण नहीं करना चाहती है या माता पिता इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए भी गर्भ निरोधक युक्तियां जो है वो अपनाई जाती है। इसी के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, या फिर यौन संचरित रोगों के हस्तांतरण को रोकने के लिए भी गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।